Hello everyone, welcome to online SST classes. Today's topic is agricultural reforms. जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में एंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में, तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हैं या जो उसके बाद हमें जो या कह सकते हैं इंडिपेंडेंस के बाद हमें जो एग्रीकल्चर के फील्ड में रिफॉर्म करने की नीड हुई, तो वो नीड क्या क्या थी या किस टाइप की नीड थी, या हमने जो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो रिफॉर्म किए हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें बेसिकली हम जो 2 टाइप के रिफॉर्म पढ़ेंगे। फर्स्ट हो गया आपका टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, सेकंड हो गया इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। सो इट रिफर्स टू टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल चेंजेस फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है उसको ग्रो करने के लिए या उसको इंक्रीज करने के लिए हमने जो रिफॉर्म किए वो कौन कौन से, आपका टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया आपका इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो फर्स्ट देख लेते हैं जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म था वो क्या था या क्या होता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो इससे पहले हम एक जो बेसिक इंट्रो पढ़ लेते हैं कि जो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की कंडीशन थी एग्रीकल्चर के फील्ड में वो क्या थी। तो अगर हम इंडिया की कंडीशन की बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था कि यहाँ पे जो जमींदार होते थे या जो लैंड होल्डर्स होते थे उनके पास ही जो या कह सकते हैं उनके पास ही एक लैंड का काफ़ी हिस्सा होता था एंड वही उस पर लेबर लगाते थे एंड जो उसका बेनिफिट होता था वही लोग लेते थे। दैट्स कॉज की जो आपका जो लेबर होती थी या जो फार्मर्स होते थे, जो अगर बात करें हम जो मेन फार्मर है या जो लेबर है उसको ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं था या उसको कहते हैं उसको एक दिहाड़ी ही मिल पाती थी, तो इस कारण से उसका काफ़ी शोषण होता था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए। सो मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंक्लूड कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, चकबंदी एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एबोलिशन ऑफ जमींदारी एट्सेट्रा एज राइट ऑफ inheritance divided the land holdings to very small units that reduce productivity. So land reform was the main focus in our first 5-year plan. तो जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म थे उसमें आपका कलेक्टिवाइजेशन इंक्लूड था, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग जिसको कि हम चकबंदी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है जो ये चकबंदी है या जो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग है, तो आपने बेसिकली देखा होगा कि अपने यहाँ पर भी क्या होता है जो लैंड है वो आपकी बिखरी हुई होती है या कह सकते हैं एक आदमी की लैंड यहाँ पर होगी एंड उसका ही जो दूसरी ज़मीन होगी वह कई दूर होगी। तो इसके कारण क्या था कि जो वहाँ पे कल्टीवेशन करने में या एग्रीकल्चर करने में काफ़ी दिक्कतें क्रिएट होती थी। तो उस कारण से जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग या चकबंदी शुरू कर दी। तो चकबंदी में क्या होता है जो एक आदमी है उसको कुछ एरिया दे दिया जाता था ज़मीन का, जैसे कि गांव के कुछ लोग हैं उनकी ज़मीन आपस में बिखरी हुई है, जैसे कि कोई फार्मर है उसका एक लैंड नज़दीक होता था बट उसका जो अगर लैंड की बात करें तो जो उसकी दूसरी लैंड होती थी काफ़ी दूर होती थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन सबको इकट्ठा करके एक मीटिंग की, जो उनकी लैंड थी उनको चेक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड जो वो चेक थे इकट्ठा करके सबको आपस में इक्वल करके या जिसकी जितनी लैंड थी उसको उतना डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया। तो इसको ही हम चकबंदी कहते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, तो इसका बेनिफिट ये था कि जो एक फार्मर है उसको इकट्ठी कई सारी ज़मीन मिल जाती थी, तो वहाँ पर उसको एग्रीकल्चर के लिए भी काफ़ी फ़ायदा होता था या कह सकते हैं उस प्लेस पे वो अपने हिसाब से कल्टीवेशन कर सकता था। एंड ऐसे ही डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी उनका भी डेवलपमेंट किया गया जिससे कि जो फार्मर हैं उनको हेल्प हो सके। एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी का एबोलिशन किया गया जिससे कि जो जमींदार लोग थे या कह सकते हैं उस टाइम के जो लैंड होल्डर लोग थे उनकी मोनोपोली ख़त्म हो सके। एंड जो इनहेरिटेंस है उसके कारण क्या था जो लैंड होल्डिंग थी या कह सकते हैं जो लैंड थी वो काफ़ी स्मॉल यूनिट में डिवाइड हो रही थी, तो उस कारण से जो प्रोडक्टिविटी थी वो काफ़ी रिड्यूस होती जा रही थी। तो उसके लिए हमें जो चकबंदी है वो करना नेसेसरी हो गया था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट 5-year प्लान था उसमें ये सारी चीज़ें या कह सकते हैं ये सारे जो लैंड रिफॉर्म है इस पे ही मेन फोकस किया था।
अब बात करते हैं जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स थे, तो वो क्या क्या थे। द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म वर enacted but their implementation was lacking somewhere. The government of India in 1960s and 70s introduced agricultural reforms to improve Indian agriculture like green and white revolution. तो जो ये लैंड रिफॉर्म्स थे, जो अभी हमने बात की, जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में बात की, तो इसके लॉज जो थे उसमें आपका जो इम्प्लीमेंटेशन के मामले में अगर बात करें तो कई जगह पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन में कमी पाई गई। तो इस कारण जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 1960s एंड 70s के दौरान जो है आपको ग्रीन रेवोल्यूशन एंड जो वाइट रेवोल्यूशन है इससे इंडिया को इंट्रोड्यूस कराया, या कह सकते हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी एंड जो वाइट रेवोल्यूशन थी ये कब लॉन्च हुए थे, तो ये 1960s एंड 70s के बीच ही लॉन्च हुए थे। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन था इसका फादर कौन था। तो अगर इंडिया में हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे इसका फादर माना जाता है MS स्वामीनाथन को। एंड ऐसे ही हम वाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो इसका फादर माना जाता है आपका वर्गीस कुरियन को। अगर टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की बात करें तो उसमें जो है ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन को इंक्लूड किया गया। एंड जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इसमें क्या किया गया, तो इसमें जो थे आपका हाई यील्डिंग सीड्स थे जो उनको बढ़ावा दिया गया। एंड जो इरिगेशन के मेथड थे या जो इरिगेशन के सोर्स थे उनके मामले में हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होने लग गए। एंड जो पेस्टिसाइड था उनका यूज करना शुरू कर दिया हमने। एंड जो फर्टिलाइज़र है उनका यूज भी करना शुरू कर दिया हमने। तो इस कारण क्या था, जो ये टेक्नोलॉजी है इससे हमें काफ़ी बेनिफिट हुए एंड जो हमारी एग्रीकल्चर के मामले में ग्रोथ थी वो बढ़ती गई। अब बात कर लेते हैं जो एग्रीकल्चरल फाइनेंस है इसने कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हमारे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म में। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण रीजनल रूरल बैंक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो जो फार्मर्स थे उनको फाइनेंस करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने ग्रामीण बैंक्स का इस्टेब्लिशमेंट किया, या कह सकते हैं जो रीजनल रूरल बैंक है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं एंड ऐसे ही कुछ बैंक थे उनका इस्टेब्लिशमेंट किया जो कि फार्मर्स को कम इंटरेस्ट रेट में जो है लोन प्रोवाइड करा सकें। तो इससे भी जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ क्योंकि वो लोन ले सकते थे एंड उससे ही जो सीड्स थे वो खरीद सकते थे, फर्टिलाइज़र खरीद सकते थे, पेस्टिसाइड खरीद सकते थे। तो इससे क्या है एग्रीकल्चर में काफ़ी ग्रोथ होनी शुरू हो गई। जो फार्मर्स थे उनके पास एक अच्छी खासी रकम भी होना शुरू हो गया क्योंकि उससे पहले उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसा था या जो फंड था वो नहीं हुआ करता था। एंड अब बात करते हैं जो लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनकी। सो इन द 1980s एंड 1990s many institutional and technical reforms were made under comprehensive land development program, provision for crop insurance against drought, flood, cyclone, fire and disease। तो जो ये लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम थे ये कब से शुरू किए गए थे, तो ये 1980s से लेके 1990s के बीच ही शुरू किए गए थे। इसमें जो है जो फार्मर्स थे उनको जो है क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया गया जिससे कि जो खेती के दौरान या जो कल्टीवेशन के दौरान सूखा पड़ता था, कभी कभी फ्लड आ जाता था या बाढ़ आ जाती थी, कभी कभी साइक्लोन या कभी आग लग जाती थी, या कभी जो उनकी क्रॉप थी वो डिजीज़ के कारण डिस्ट्रॉय हो जाती थी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए क्रॉप इंश्योरेंस शुरू कर दिया। तो जो ये क्रॉप इंश्योरेंस है ये आपका आएगा लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। तो जो ये क्रॉप इंश्योरेंस है इससे भी फार्मर्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ। एंड अब बात कर लेते हैं जो अदर रिफॉर्म्स थे या जो अदर बेनिफिट्स स्कीम थी फार्मर्स के लिए वो कौन कौन सी थी। तो उसमें इंक्लूड किया गया आपका किसान क्रेडिट कार्ड जिसको कि हम KCC बोलते हैं। सो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर गिविंग इजी एंड चीप लोन्स टू स्मॉल फार्मर्स, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम फॉर किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम थी ये भी फार्मर्स को प्रोवाइड कराई गई जिससे कि जो स्मॉल फार्मर्स थे उनको सस्ता लोन प्रोवाइड हो सके। एंड उनको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी प्रोवाइड कराई गई जो कि KCC होल्डर्स थे, जिससे कि अगर फार्मर की किसी एक्सीडेंट के तहत डेथ हो जाती है तो उसको जो है इंश्योरेंस के
थ्रू जो है उसको मनी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो बाद में जो फार्मर्स थे उनको जो रेडियो एंड टेलीविज़न चैनल थे उनके जरिए जो है उनको वेदर बुलेटिन्स भी प्रोवाइड कराए जाते थे, जिससे कि उनको पता चल सके कि आज रेनफॉल होने वाला है या आज फ्लड आने वाली है या आज वेदर कैसा रहने वाला है, जिससे कि वो अपने फसल को बचाने में पहले से ही कामयाबी हासिल कर लें। एंड गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी, जो कि आप अगर न्यूज़ देखते होंगे तो बेसिकली वहाँ पे आपको डेली यह सुनते होंगे कि जो एमएसपी है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो जो फार्मर्स थे उनके कुछ क्रॉप्स के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एमएसपी भी प्रोवाइड करा दिया गया था, जिससे कि एमएसपी का मीन ये होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे कि वीट है या राइस है, तो अगर उनको रेट नहीं मिल रहा है या कह सकते हैं फार्मर्स को उसको बेचने में दिक्कत हो रही, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट या कुछ ऐसी फर्म खोल देती है जहाँ पर कि जो वो फार्मर्स है उसको ले जाके बेच सके, एंड उनका जो एक मिनिमम रेट फिक्स कर लिया जाता है कि उस रेट में तो गवर्नमेंट ने लेना ही लेना है। अगर उससे ज़्यादा रेट फार्मर्स को मिल जाता है तो वह उस क्रॉप को मार्केट में भी बेच सकता है। तो ये तो बात होगी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही।